जरा सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि दुनिया में ज़ॉम्बी आपदा आने वाली है और वो भी सिर्फ 5 दिन बाद, तो आप क्या करेंगे? क्या आप शहर छोड़ देंगे या फिर हथियार इकट्ठा करेंगे या बस भगवान का नाम लेकर इंतजार करेंगे? लेकिन इस कहानी का नायक कुछ बिल्कुल अलग करने वाला था, क्योंकि उसके पास एक अजीब और खतरनाक ताकत थी। एक दिन उसके सामने ज़ॉम्बियों का राजा खड़ा था, उसके पीछे हजारों ज़ॉम्बी खड़े थे जो किसी भी पल हमला कर सकते थे। लेकिन वो आदमी डरा नहीं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और अचानक ज़ॉम्बी किंग को चूम लिया। हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि उसका असली हथियार था उसकी भयानक बदबूदार सांस, इतनी खतरनाक कि ज़ॉम्बी भी उसकी बदबू से बेहोश हो जाते थे। लेकिन यही ताकत उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। पिछली जिंदगी में जब लोगों को उसके बारे में पता चला तो उसे पकड़ लिया गया और फिर उसे एक गुप्त लैब में बंद करके उस पर भयानक प्रयोग किए जाने लगे। आखिरकार वहीं उसकी मौत हो गई। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसे पता चला कि वह समय में वापस आ चुका है और अभी ज़ॉम्बी आपदा शुरू होने में पूरे 5 दिन बाकी है। इस बार उसने एक फैसला किया, इस बार मैं अपनी ताकत किसी को नहीं बताऊंगा और शांति से जीऊंगा। उसने थोड़ी देर सोचा और तुरंत एक योजना बना ली। शहर में रहना सबसे बड़ा खतरा था, इसलिए उसने तय किया कि वह वापस अपने गांव लाल पत्थर जाएगा। वहां हर घर में मुर्गियां, बत्तख और सुअर थे। पानी के लिए कुएं थे जो कभी सूखते नहीं थे। अगर थोड़ा सब्जियां और फल उगा लिए जाए तो खाने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। सबसे बड़ी बात, वह गांव बड़ी आबादी से बहुत दूर था। इसका मतलब अगर ज़ॉम्बी आए भी तो उनकी संख्या बहुत कम होगी। लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी। पिछली जिंदगी में उसके पिताजी खुद ज़ॉम्बी बन गए थे और इस बार वह यह होने नहीं देना चाहता था। उसने बहुत देर तक सोचा, फिर उसने फैसला किया कि अगर वह अपने परिवार को बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग कर दे तो शायद संक्रमण से बचा जा सकता है। बस फिर क्या था, उसने तुरंत अपना फोन उठाया और शुरू हो गई पागलों जैसी ऑनलाइन शॉपिंग। सबसे पहले उसने ऑन ऑर्डर किए 4 बड़े लोहे के बक्से। योजना यह थी कि अगर ज़ॉम्बी चारों तरफ से घेर ले तो वह और उसका परिवार इन लोहे के बक्सों के अंदर सुरक्षित रह सकते हैं। इसके बाद उसने खरीदा मजबूत आर्मर सूट, मेडिकल प्रोटेक्शन सूट, डाइविंग सूट, ऑक्सीजन सिलेंडर, गॉगल्स, मास्क और ईयर प्रोटेक्शन, ताकि उस समय जब ज़ॉम्बी संक्रमण शुरू हो वे लोग बाहरी दुनिया से जरा सा भी संपर्क न रखें। इसके बाद उसने खरीदे सीसीटीवी कैमरे और वॉकी टॉकी, ताकि अगर वे अलग अलग जगह पर भी हों तो एक दूसरे से संपर्क कर सकें। अब ज़ॉम्बी आपदा शुरू होने में सिर्फ 4 दिन बाकी थे। उसने तुरंत अपने पिताजी को फोन किया, पापा जल्दी से घर में ज्यादा से ज्यादा खाना जमा कर लीजिए, अचार, सूखी सब्जियां, जो भी लंबे समय तक चल सके। और हाँ, कुछ दिनों में बहुत सारे पार्सल आने वाले हैं, आप उन्हें रिसीव कर लेना। उधर से उसके पिताजी हंसते हुए बोले, अरे पागल लड़के, इतना खाना किस लिए जमा कर रहे हो? वह सच बताना चाहता था, लेकिन अगर अभी बता देता तो पूरा गांव घबरा जाता, इसलिए उसने सिर्फ इतना कहा, अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात मान लीजिए। फोन रखने के बाद उसने अपनी जरूरतों की लिस्ट बनानी शुरू की। सबसे पहले चाहिए थी एक मजबूत पिकअप गाड़ी। वह तुरंत एक किराए की गाड़ी लेने गया और मन ही मन सोचने लगा, वैसे भी ज़ॉम्बी आने के बाद ये गाड़ी लौटाने कौन जाएगा। गाड़ी मिलते ही उसने उसे सीधे मॉडिफिकेशन वर्कशॉप भेज दी। उसने मैकेनिक से कहा, सबसे मजबूत स्टील लगाओ, गाड़ी को बिल्कुल टैंक जैसा बना दो। गाड़ी के पहियों को बदलकर पंचर प्रूफ टायर लगाए गए। इसके बाद वह कई बड़े सुपरमार्केट में गया और वहां से खरीदे ढेर सारे बिस्कुट, केक, चॉकलेट चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, रेडी टू ईट खाना और ढेर सारे कोल्ड ड्रिंक्स, कोला, स्प्राइट, जूस, नारियल पानी, सब कुछ। लेकिन सबसे अजीब चीज जो उसने खरीदी वह थी 200 किलो प्याज, क्योंकि उसे पता था प्याज खाने के बाद उसकी बदबूदार सांस और भी खतरनाक हो जाएगी। जब बिलिंग हुई तो उसने 20 ट्रॉली भर सामान खरीदा था। आसपास के लोग हैरान होकर उसे देखने लगे। किसी ने तो उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। फिर उसने एक बड़े ट्रक से सारा सामान अपने गांव भेज दिया। इसके बाद उसने खरीदे 50 सैटेलाइट फोन, क्योंकि पिछली बार ज़ॉम्बी आपदा के बाद सारे मोबाइल नेटवर्क बंद हो गए थे। उसने सोलर चार्जर, बैटरियां और जनरेटर भी खरीदे। अब खाने की आखिरी तैयारी बाकी थी। वह सीधे एक फूड फैक्ट्री पहुंचा और वहां से ऑर्डर कर दिया 100 प्लेट फिश करी, 100 प्लेट चिकन, 100 प्लेट मसालेदार बीफ, 100 प्लेट कूंग पाव चिकन, 100 प्लेट बैंगन मसाला, 100 प्लेट टमाटर अंडा करी और कुल मिलाकर सैकड़ों पैकेट रेडीमेड खाना। क्योंकि उसे पता था दुनिया खत्म होने के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है भूख। लेकिन अभी एक चीज बाकी थी, हथियार। क्योंकि खाना आपको जिंदा रख सकता है, लेकिन ज़ॉम्बी से बचने के लिए हथियार जरूरी है। और उसने जो हथियार खरीदने की योजना बनाई थी वह बेहद खतरनाक थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि उसने आखिर कौन से हथियार खरीदे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल राज भारी राट को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगर सच में ज़ॉम्बी आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। हथियार। इसलिए मैं शहर के उत्तर वाले इलाके में गया। वहाँ एक पुरानी सी गिरवी रखने की दुकान थी। ऊपर से देखने में वो एक साधारण दुकान लगती थी, लेकिन असलियत में वहाँ एक ऐसा गिरोह काम करता था जो हर तरह की गैर कानूनी चीज खरीदता और बेचता था। बताइए आपको क्या चाहिए? मैंने सीधे कहा, मुझे आत्मरक्षा के हथियार चाहिए। दुकानदार हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर पैसे पूरे दिए तो यहाँ सब मिल जाएगा। फिर उसने धीरे से कहा, जो चाहिए साफ साफ बताओ। बस फिर क्या था, मैंने एक एक करके उन सारी चीजों के नाम गिनाने शुरू कर दिए जो आने वाले प्रलय में काम आने वाली थी। लौ डंडे, कांटेदार गदा, क्रॉसबो और तीर, ट्रैप और माइंस। इतना ही नहीं, मैंने दर्जनों असली हथियार भी खरीद लिए। दुकानदार मुझे देखकर हैरान था। शायद उसे लग रहा था कि मैं कोई पागल आदमी हूं, लेकिन उसे क्या पता यहाँ पूरी तरह बदलने वाली है। इसके बाद मैंने इंटरनेट से भी कुछ जरूरी किताबें ऑर्डर की, जैसे सर्वाइवल गाइड, खेती करने की किताबें, पशुपालन की किताबें और रसायन विज्ञान की जानकारी की। मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचा। मेरी 20 साल की पूरी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। लेकिन मैं यही नहीं रुका। मैंने कई क्रेडिट कार्ड बनवाए, जहां जहां से पैसे मिल सकते थे सब जगह से उधार लिया। किसी तरह जोड़ जोड़कर मैंने लगभग 2 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लिया और फिर शुरू हो गई एक और पागलपन भरी तैयारी। क्योंकि मेरा गांव शहर से काफी दूर था, इसलिए मुझे शहर की हर गतिविधि पर नजर रखनी थी। मैंने दर्जनों सीसीटीवी कैमरे और मॉनिटर खरीदे, उन्हें लगाने की योजना बनाई, घर की खिड़कियों के बाहर, गली के मोड़ पर, मुख्य सड़क पर, ताकि जब भी ज़ॉम्बी शहर में फैले मैं अपने गांव में बैठकर ही उनकी हर हरकत देख सकूं। जब पैसे धीरे धीरे सामान में बदलने लगे तब जाकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। इसके बाद मैंने उसी दिन अपने गांव के लिए फ्लाइट टिकट बुक कर ली, क्योंकि अब मेरा अगला लक्ष्य था अपने घर को एक अजय किले में बदलना। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पिताजी और मेरी छोटी बहन मुझे देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनके चेहरे पर काफी सवाल भी थे। पिताजी बोले, बेटा क्या कोई बड़ी बात होने वाली है? पिछले 2 दिनों से घर पर इतने सारे पार्सल क्यों आ रहे हैं? मेरी बहन भी बोली, भैया इतना सामान तो समझ में आता है, लेकिन ये 4 बड़े लोहे के बक्से क्यों लाए हो और ये मॉडिफाइड गाड़ी? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? अब सच छुपाना मुश्किल था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उससे डरना मत। परसों पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैलने वाला है। ज्यादातर इंसान भयानक ज़ॉम्बी बन जाएंगे। तब शहर हो या गांव, सड़कों पर इंसान नहीं, सिर्फ खूंखार ज़ॉम्बी नजर आएंगे। मेरी बहन घबरा कर बोली, ज़ॉम्बी मतलब फिल्मों वाले? मैंने सिर हिलाया, हाँ वही जो इंसानों को देखते ही काटने दौड़ते हैं। मैंने आगे कहा, शायद तुम यकीन न करो, लेकिन मैं एक पुनर्जन्म लेने वाला इंसान हूँ। पिछली जिंदगी में मैं ज़ॉम्बी हमले में मर गया था। मेरी बात सुनकर पिताजी अचानक चुप हो गए। फिर बोले, अच्छा तो इसलिए तुम्हें 2 दिन बाद की बातें पता है? अब समय बर्बाद करने का मौका नहीं था। मैंने तुरंत कहा, अब हमें अलग अलग काम करना होगा। और फिर हम 3 लोग और हमारा कुत्ता तैयारी में लग गए। पिताजी ने घर की दीवारों को और ऊंचा और मोटा करना शुरू किया। ऊपर बिजली वाली तारें लगा दी, नीचे जमीन में लोहे के नुकीले कांटे गाड़ दिए और चारों तरफ छोटे छोटे ट्रैप भी लगा दिए। घर का पुराना दरवाजा हटाकर मोटा स्टील गेट लगा दिया गया, जो शायद गोली भी मुश्किल से झेल पाए। कमरों के दरवाजे और खिड़कियां भी बदल दी गई। मैंने सबसे मजबूत बुलेट प्रूफ दरवाजे और मोटे कांच लगवाए और मजदूरों से कहा 24 घंटे के अंदर काम खत्म होना चाहिए, पैसे पूरे दिए गए।
इसलिए काम भी तेजी से होने लगा। इसके बाद हमने आंगन में ईंटों का छोटा सा कमरा बनवाया जहां हमने जमा कर लिया कोयला, लकड़ी और ढेर सारा ईंधन, ताकि अगर बिजली खत्म हो जाए तो भी हम खाना बना सके और सर्दियों में गर्म रह सके। मेरी बहन ने बगीचे की मिट्टी खोदकर उसमें सब्जियां और फल लगाने शुरू कर दिए। पिताजी बाजार से कई मुर्गियां खरीद लाए ताकि रोज मिलने वाले अंडों से हमारी प्रोटीन की जरूरत पूरी हो सके। इतनी तैयारी के बाद मैंने सोचा कि शायद दूसरे लोगों को भी चेतावनी देनी चाहिए, इसलिए मैंने इंटरनेट पर एक छोटा सा संदेश लिखकर पोस्ट किया। उम्मीद थी कि शायद कोई उस चेतावनी को पढ़ ले, लेकिन सच कहूं मुझे खुद नहीं पता था कि कितने लोग इस पर विश्वास करेंगे। अब ज़ॉम्बी आपदा शुरू होने में सिर्फ 48 घंटे बचे थे। मैं तुरंत शहर के सबसे बड़े अनाज गोदाम पहुंचा और वहां से खरीदा 100 बोरी चावल, 100 बोरी गेहूं का आटा, 100 बोरी चिपचिपा चावल, 100 बोरी मैदा, साथ में 50 ड्रम खाने का तेल और दर्जनों बोतलें सोया सॉस, सिरका, मसाले। दुकानदार मुझे घूरते हुए बोला, भाई तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? इतना खाना क्या सच में खा पाओगे? और केवल मैंने शांत होकर जवाब दिया, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं पैसे दे रहा हूं, बस आप जल्दी से सब पैक करवा दीजिए। और ध्यान रहे ये सारा सामान सूरज डूबने से पहले मेरे घर पहुंच जाना चाहिए। ज़ॉम्बी वायरस फैलने ही वाला था, लेकिन अजीब बात यह थी कि घर का माहौल घबराहट से ज्यादा अजीब तरह की तैयारी से भरा हुआ था। मैं आराम से बैठकर प्याज खा रहा था। पिताजी बोले, बेटा जल्दी खा ले, मैं अभी 2 ट्रॉली और प्याज मंगवा कर आया हूं। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है पापा, मैं कोशिश करता हूं कि आज 2 किलो और खा लूं। मेरी बहन तुरंत बोली, भैया मैं सामान बांटने जा रही हूं। अब ज़ॉम्बी वायरस फैलने में सिर्फ 38 घंटे बचे थे। पिताजी जल्दी जल्दी गाड़ी लेकर सीधे सुपरमार्केट पहुंच गए और वहां से उन्होंने खरीद लिया 30 बॉक्स टिश्यू पेपर, 20 बॉक्स महिलाओं के जरूरी सामान, 20 सेट शैम्पू, साबुन और वॉशिंग पाउडर। साथ ही ये कहना चाहते हैं कि 15 बॉक्स गर्म पानी की बोतलें, 15 बॉक्स हीट पैड और हर मौसम के लिए कपड़े, घर में पहनने वाले कपड़े, अंडरवियर, गर्म जैकेट, हर इंसान के लिए लगभग 100 जोड़ी कपड़े। इसके बाद मैं सीधे फ्रोजन फूड मार्केट पहुंच गया और वहां से खरीदे 50 बॉक्स फ्रोजन मोमो और डम्पलिंग, 50 बॉक्स फ्रोजन मिठाई और फिर 100 बॉक्स फ्रोजन बीफ रोल, 100 बॉक्स मटन रोल, 100 बॉक्स चिकन रोल। इसके अलावा 100 किलो फ्रोजन चिकन लेग, 100 किलो चिकन ब्रेस्ट, 100 किलो चिकन विंग्स। किसी को शक न हो इसलिए मैंने ये सामान अलग अलग मार्केट से खरीदा। अंत में मैंने और भी मंगवाया 200 किलो पोर्क, 200 किलो बीफ, 200 किलो मटन, क्योंकि मुझे पता था जितना ज्यादा सामान होगा उतनी ज्यादा सुरक्षा महसूस होगी। इतना सामान देखकर पिताजी बोले, बेटा अब तो घर में जगह ही नहीं बची, क्यों ना हम तहखाना साफ कर लें, वहां ठंडा भी रहता है और सामान भी आसानी से रखा जा सकता है। मैंने तुरंत कहा, ये आइडिया बहुत अच्छा है, चलो जल्दी काम शुरू करते हैं। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं था। सुबह के कई घंटे पूरा परिवार लगातार सामान उठाकर तहखाने में रखता रहा। पिताजी ने मजदूरों को बुलाकर तहखाने में वाटर प्रूफिंग भी करवाई। इधर मैंने जो चेतावनी वाला मैसेज इंटरनेट पर डाला था उसे पोस्ट किए 24 घंटे हो चुके थे, लेकिन परिणाम निराशाजनक था। मैं चाहता था कि लोग सावधान हो जाए, लेकिन नीचे के कमेंट्स में लोग सिर्फ मेरा मजाक उड़ा रहे थे। कोई कह रहा था ये पागल हो गया है, कोई लिख रहा था फिल्में ज्यादा देख ली है। मैंने फोन बंद किया और उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय मैं कंप्यूटर पर बैठ गया और पिछले कई सालों की सबसे मशहूर फिल्में, टीवी सीरीज और गेम्स डाउनलोड करने लगा, क्योंकि मुझे पता था एंड ऑफ द वर्ल्ड में मानसिक सहारा भी बहुत जरूरी होता है। लगभग 12 घंटे की लगातार मेहनत के बाद तहखाना पूरी तरह तैयार हो गया। उसका प्रवेश रास्ता गोदाम के अंदर छिपा हुआ था। अगर सामने रखे सामान को हटाकर फर्श की लकड़ी हटाई जाए तो नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई देती थी। तहखाने का दरवाजा भी मोटे बुलेट प्रूफ स्टील का बना था। अंदर कई कमरे बनाए गए थे। हर कमरे में वेंटिलेशन पाइप, जनरेटर और दीवारों पर साउंड प्रूफ फोम लगाया गया था ताकि जनरेटर की आवाज बाहर तक न जाए, क्योंकि आवाज ज़ॉम्बियों को आकर्षित कर सकती थी। जब सारा सामान रख दिया गया तब तक ज़ॉम्बी वायरस फैलने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। मेरे दिमाग में अचानक एक खतरनाक विचार आया, अगर वायरस फैला तो संभव है कि पिताजी, मेरी बहन और यहाँ तक कि हमारा कुत्ता काला भी ज़ॉम्बी बन जाए। पिताजी ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा हमें बांध दो, अगर हम ज़ॉम्बी बन जाएं तो जरा भी दया मत करना, सीधे खत्म कर देना। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा। और फिर मैंने एक एक करके पिताजी, बहन और कुत्ते को बांध दिया। दुनिया का अंत अब बस शुरू होने ही वाला था। कुछ समय बाद एक चौंकाने वाली घटना हुई। हमारा कुत्ता काला अचानक ज़ॉम्बी डॉग बन गया, लेकिन उसने हम पर हमला नहीं किया। मैं हैरान होकर बोला, ये क्या हो रहा है? पिताजी बोले, क्या ऐसा हो सकता है कि इस वायरस का कुत्तों पर असर न हो? मेरी बहन बोली, या शायद काला के शरीर में इस वायरस के खिलाफ कोई खास जीन हो। मैंने सोचा संभव है, लेकिन वो तो एक साधारण देसी कुत्ता है। फिर मैंने कहा, चलो इसे खोलकर देखते हैं। ली सर, मैंने पहले से तैयार अपना हथियार हाथ में पकड़ लिया और पिताजी धीरे धीरे काले के पास गए। बहुत सावधानी से उन्होंने उसकी रस्सी खोल दी। हम सब सांस रोके, उसकी हर हरकत देख रहे थे, लेकिन काले ने कोई हमला नहीं किया। वो बस शांत होकर बैठा रहा। हम सब ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। मैं और पिताजी तुरंत खिड़की की ओर दौड़े, पर्दे का कोना उठाकर बाहर देखा। मेरी बहन ने टैबलेट पर लगे कैमरों की फुटेज चेक की। असल में गांव के बाहर एक ट्रैक्टर पेड़ से टकरा गया था और उसके पीछे सैकड़ों लोग दौड़ते हुए आ रहे थे, लेकिन दूरबीन से देखने पर मुझे साफ दिखाई दिया वो लोग नहीं थे, वो सभी ज़ॉम्बी थे। ज़ॉम्बी वायरस वाकई फैल चुका था। ट्रैक्टर का ड्राइवर चारों तरफ से घिर चुका था। वो भागना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव का एक आदमी उसे बचाने दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा एक ज़ॉम्बी ने उस पर झपट्टा मार दिया और फिर चारों तरफ से चीखें गूंजने लगी। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव अराजकता में बदल गया। लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे और ज़ॉम्बी हर किसी पर टूट पड़ रहे थे। तभी दूर से एक बुजुर्ग औरत की आवाज आई, ये क्या चीज है? इसने मेरे पोते को पकड़ लिया। और उसी पल हम सब समझ गए, दुनिया सच। पोते को ज़ॉम्बी वायरस ने संक्रमित कर दिया, लेकिन दादा हंस पड़े। दरअसल दादा को अभी तक यह पता ही नहीं था कि ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। वह आराम से उसके पास चले गए और तभी पोते ने उन्हें काट लिया। गांव के ज्यादातर लोगों को अभी भी हालात की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ था। अच्छा हुआ कि मैंने कई सालों से सामान जमा करके रखा था। घर में रहना ही सबसे सुरक्षित था। इसके बाद मैंने तुरंत शहर में लगे अपने कैमरे खोलकर देखे, लेकिन शहर की हालत तो और भी खराब थी। सड़कों पर लोग चीखते हुए भाग रहे थे। जैसे जैसे ज्यादा ज़ॉम्बी उस सड़क पर आने लगे, आखिर में जो लड़की संक्रमित हुई थी वह लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और ज़ॉम्बियों में शामिल हो गई। अब उस सड़क पर कोई जिंदा इंसान नहीं बचा था। अच्छा हुआ कि हम गांव में छिपे हुए थे। हालांकि यहाँ भी कुछ ज़ॉम्बी थे, लेकिन शहर जितने नहीं थे। और सबसे अच्छी बात यह थी कि मेरा बड़ा भाई अर्जुन पुनर्जन्म लेने वाला था। उसे पहले से सब कुछ पता था, इसलिए हमने पहले ही तैयारी कर ली थी। नहीं तो हम भी इस आपदा में फंस जाते। रात को किसी का भी खाने का मन नहीं था। हम 4 लोगों के परिवार ने सिर्फ कुछ दर्जन बाल्टियां इंस्टेंट नूडल्स ही खाई। फिर मैंने सबको ज़ॉम्बियों के बारे में कुछ जरूरी बातें बताई। ज़ॉम्बियों की सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। हमने टीवी में जो देखा है उससे भी ज्यादा, और उन्हें खून की गंध बहुत जल्दी महसूस हो जाती है। अगर किसी के शरीर पर घाव हो तो उसे तुरंत पट्टी से ढक लेना चाहिए। लेकिन ज़ॉम्बियों की एक कमजोरी भी होती है, उनका सिर उनका सबसे कमजोर हिस्सा होता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इस प्रलय के समय कभी भी जरूरत से ज्यादा दयालु मत बनना। हम सिर्फ खुद को बचा सकते हैं, दूसरों को नहीं। अगर तुम में से कोई भी किसी अजनबी के लिए दरवाजा खोलेगा या उसे खाना देगा तो मैं बिना दया किए उसे घर से बाहर फेंक दूंगा। ये सब समझाने के बाद हम सब सो गए, लेकिन बाहर से कभी कभी ज़ॉम्बियों की डरावनी चीखें सुनाई देती रहती थी। कभी कभी भूखे गांव वाले खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलते, लेकिन ज्यादातर ज़ॉम्बियों का शिकार बन जाते। ऐसे ही 2.5 दिन बीत गए। धीरे धीरे हम अपने डर और उदासी से बाहर आने लगे। मेरी बहन पूजा ने टीवी चालू किया। अब सिर्फ न्यूज चैनल ही चल रहा था। बाकी सभी चैनलों पर सिर्फ सफेद काली बर्फ जैसी स्क्रीन थी। तनाव कम करने के लिए मैंने अपना पुराना हार्ड ड्राइव निकाला और पापा महेश को उनकी पसंद की पढ़ाई वाली वीडियो
वीडियो दिखाने लगा। इसी दौरान गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार मैसेज आने लगे। कई बचे हुए गांव वाले शिकायत कर रहे थे, कोई मदद करो, मेरी पत्नी का व्यवहार बहुत अजीब हो गया है, मैंने उसे पिंजरे में बंद कर दिया है। एक आदमी ने जवाब दिया, उसके पास मत जाना, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। अब पुलिस स्टेशन का फोन भी नहीं लग रहा, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। कोई थोड़ा खाना दे सकता है क्या? हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा। मेरे घर के दरवाजे को ज़ॉम्बी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वे किसी भी समय अंदर घुस सकते हैं। जल्दी किसी सुरक्षित जगह पर छिप जाओ और कोशिश करो कि कोई आवाज मत करो। किसी के पास एक बाल्टी नूडल्स है क्या? मैं 1000 रुपए दूंगा। लेकिन इस प्रलय में पैसे की कोई कीमत नहीं थी, अब सिर्फ खाना ही असली दौलत था। तभी गांव के सरपंच रामपाल ने ग्रुप में मैसेज किया। उन्होंने पूछा कि किसके पास कितना अनाज बचा है और कहा कि सब अपना खाना उनके पास जमा कर दें, फिर वह उसे बराबर बराबर बांटेंगे। कुछ भोले लोग सच सच बता भी रहे थे, लेकिन हमने कुछ नहीं बताया क्योंकि हम जानते थे कि सरपंच पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर खाना उसके पास दे दिया तो शायद वह खुद ही जमा कर लेगा। प्रलय के तीसरे दिन गांव के ऊपर से एक ड्रोन उड़ता हुआ आया, उसमें से आवाज आ रही थी, सब लोग घर में छिपे रहें, बाहर न निकलें। सुबह जब पापा पहरा दे रहे थे तभी सामने वाली बिल्डिंग से एक नकाबपोश आदमी बाहर निकला। उसने पूरे शरीर को कपड़ों से कसकर ढक रखा था। वह चारों तरफ ध्यान से देख रहा था। तभी ऊपर वाली खिड़की खुली, एक महिला रीना बाहर झांकी। उसके हाथ में एक ड्रोन था जिसके पीछे एक स्पीकर लगा हुआ था। जैसे ही नकाबपोश आदमी दूर गया, उसने ड्रोन उड़ा दिया और उसे दूसरी दिशा में भेज दिया। अचानक ड्रोन से एक तेज गाना बजने लगा। उस आवाज से आस पास के सभी ज़ॉम्बी उस दिशा में भागने लगे। इस मौके का फायदा उठाकर वह नकाबपोश आदमी जल्दी से निकल गया। मुझे अच्छी तरह याद है, वह उन पहले लोगों में से था जो बाहर जाकर सामान ढूंढकर सुरक्षित वापस लौटे थे और इतना सामान लाए थे कि कम से कम 1 महीने तक चल सके। ठीक 2.5 घंटे बाद वह कार से वापस आया। रीना लगातार घर के आसपास देखती रही। जैसे ही उसने अपनी कार आते देखी, उसने फिर से ड्रोन उड़ाया और ज़ॉम्बियों को दूसरी दिशा में भटका दिया। नकाबपोश आदमी की कार सामान से पूरी तरह भरी हुई थी। डिक्की और पीछे की सीट सब सामान से भरी थी। जो लोग सबसे पहले बाहर जाकर सामान ढूंढते हैं उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। किसी भी सुपरमार्केट में जाओ तो ढेर सारा सामान मिल जाता है, लेकिन बाद में सामान धीरे धीरे कम होता जाएगा और बाहर जाना भी और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। मुझे याद है, घर में सामान रखने के बाद वह फिर बाहर गया और इस बार सोलर पैनल भी लेकर आया। के 2:30 बजे वह नकाबपोश आदमी फिर से गाड़ी चलाकर वापस आया। पास के ज़ॉम्बियों को उसकी पत्नी रीना ने ड्रोन से दूर भटका दिया। नकाबपोश आदमी जल्दी जल्दी सामान ऊपर ले जाने लगा। उस ट्रक में सिर्फ पानी और चावल भरे हुए थे, सोलर पैनल और कई तरह के सेल्फ हीटिंग चावल के पैकेट, यहाँ तक कि बीज और मिट्टी भी थी। जैसे ही वह सुरक्षित सीढ़ियों में पहुंच गया, रीना ने तुरंत ड्रोन वापस बुला लिया, फिर जल्दी से खिड़की बंद कर दी। लेकिन ऐसा करने से गांव के कुछ लोग जरूर उसकी नकल करेंगे। हालांकि गांव में ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा नहीं थे, इसलिए बाहर जाकर सामान ढूंढना वाकई एक अच्छा मौका था। लेकिन ऐसा करने से आस पास का सामान भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अचानक किसी ने कहा, देखो वह नकाबपोश आदमी फिर बाहर जा रहा है। रीना ने फिर से ड्रोन उड़ाया और उसे दूर आसमान की तरफ भेज दिया। ड्रोन से फिर वही तेज गाना बजने लगा। उस आवाज ने नॉट पूरे ज़ॉम्बी झुंड को फिर से दूर खींच लिया। कोई बोला, यह आदमी सच में बहुत बहादुर है। 2 बार बाहर गया और दोनों बार सुरक्षित वापस आ गया। इसकी ताकत भी कम नहीं होगी। पता नहीं कितना समय बीत गया। फिर वह एक ट्रक लेकर वापस आया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके शरीर पर काफी खून के निशान थे। लगता है बाहर जाते समय उसका सामना ज़ॉम्बियों से हो गया था और उसे उनसे लड़ना पड़ा था। घर पहुंचने के बाद भी वह लगातार सामान उठाकर अंदर ले जाता रहा। सुबह के 5 बजे तक उसके घर से आवाज आती रही, फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह कुछ गांव वाले आपस में बहस कर रहे थे। एक आदमी चिल्लाया, मुझे कुछ नहीं सुनना, कल रात किसी ने कई बार बाहर जाकर ढेर सारा सामान घर में जमा कर लिया। अगर हम ऐसे ही घर में बैठे रहे तो भूख से मर जाएंगे। अगर किसी को ज़ॉम्बियों का खाना बनना है तो मत आना। जो लोग भूखे नहीं मरना चाहते वह मेरे साथ चलो, ज्यादा से ज्यादा ज़ॉम्बियों से लड़ना पड़ेगा। अगले कुछ दिनों में कई गांव वालों ने नकाबपोश आदमी की नकल करना शुरू कर दिया। कुछ लोग सफल होकर लौटे, लेकिन कुछ की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। एक पति पत्नी जब अपनी कार लेकर घर पहुंचे तभी अचानक ज़ॉम्बियों का झुंड उन पर टूट पड़ा। कुछ ही सेकंड में दोनों ज़ॉम्बी बन गए। ज़ॉम्बी वायरस फैलने के 10 दिन बीत चुके थे। कुछ गांव वाले भूख से हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। अब गैस सप्लाई बंद हो चुकी थी, लोग खाना भी नहीं पका सकते थे। पानी की सप्लाई भी बंद हो गई थी। 12वें दिन जिन घरों में पानी जमा नहीं था उनके पास पीने के लिए भी पानी नहीं बचा। 14वें दिन आसमान में पहली बार एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने नॉट निराश लोगों के दिल में उम्मीद जगा दी। लेकिन हेलीकॉप्टर सिर्फ 2.5 मिनट तक गांव के ऊपर मंडराता रहा और फिर उड़ गया। उस शाम मेरा कुत्ता शेरू अचानक कमरे में आया और मुझे जगा दिया। मैं उसके साथ खिड़की तक गया। सामने वाली बिल्डिंग में एक औरत रो रही थी। जैसा मैंने सोचा था, उसकी आवाज से कई ज़ॉम्बी वहां जमा होने लगे। किसी ने गुस्से में कहा, क्या यह औरत पागल हो गई है? अगर मरना है तो हमें क्यों साथ में मरवा रही है? तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे नीचे देखो, बहुत सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा हो रहे हैं। औरत लगातार रोती रही। उसके घर के बाहर ज़ॉम्बी पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगे। कुछ लोगों ने चिल्लाकर कहा, चुप हो जाओ, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। वह चिल्लाई, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। न खाने को कुछ है, न पीने को पानी, बिजली भी चली गई है। मैंने जिंदगी में कभी इतनी निराशा महसूस नहीं की। तभी मेरे पिता महेश बोले, बेटा क्यों न हम उसे थोड़ा खाना दे दें, वह बहुत बेचारी लग रही है। यह सुनते ही मैं तुरंत उनके पास गया और उन्हें जोर से डांट दिया। मैंने कहा, इस बार सिर्फ समझा रहा हूँ, अगली बार ऐसा सोचा भी तो सीधे घर से बाहर निकाल दूंगा। इस हालात में जरा सी भी दया हमारी मौत का कारण बन सकती है। औरत की आवाज से और भी ज़ॉम्बी इकट्ठा हो गए। वे बेचैन होकर उसके दरवाजे को टक्कर मारने लगे। किसी ने कहा, अगर उसका दरवाजा टूट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इतने सारे ज़ॉम्बी यहीं जमा रहे तो हम सबके लिए खतरा बन जाएगा। औरत ने नीचे देखा, शायद उसे अपना अंत समझ आ गया था। उसने आंखें बंद की और अचानक ज़ॉम्बियों के झुंड में कूद गई। एक जोरदार आवाज हुई और पूरा गांव मौत जैसी खामोशी में डूब गया। लोग अपनी सीमा पर पहुंच चुके थे। बिना खाना और पानी के इतने दिन टिके रहना पहले ही बहुत बड़ी बात थी। अब शायद और भी लोग ऐसा ही कदम उठाएंगे। सच कहूं, मेरे दिल में भी भारीपन था। मैं बिस्तर पर लेटा रहा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। घर में खाना पहाड़ जितना जमा था, फिर भी मैं उसे किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। इस प्रलय में अगर इंसान थोड़ा निर्दयी नहीं बनेगा तो खुद भी ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि मेरा फैसला सही हो। यह सोचते सोचते मुझे धीरे धीरे नींद आ गई। सुबह की हल्की रोशनी ही हुई थी कि बाहर अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। मैं झटके से बिस्तर से उठ बैठा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ओह नहीं, यह गोलियों की आवाज थी। अगर ज़ॉम्बी आपके पीछे पड़ जाए तो आप क्या करोगे? भागोगे, छिपोगे या उसे मैगी खिलाकर दोस्त बना लोगे? कमेंट में जरूर लिखो। और अगर आपको ऐसी डरावनी लेकिन मजेदार कहानियां पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल राज भरी रात को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना मत भूलना।